Hello everyone. So in this lecture we will study about multi-stage vapor compression रेफ्रिजरेशन सिस्टम. इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हमारा जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, अगर उस सिस्टम में हमारे कुछ प्रोसेसेस अगर मल्टी स्टेज में हो रहे हैं, मतलब हमारा जो कंप्रेशन है, अगर सपोज कीजिए कि हमारा कंप्रेशन एक स्टेज में ना होकर 2 स्टेजेस में हो रहा है, तो हमारा क्या इफ़ेक्ट्स होगा हमारे सिस्टम पे, और ये क्यों ज़रूरी है. हमारा जो मल्टी स्टेज वेपर कंप्रेशन सिस्टम है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं ओवर सिंगल स्टेज सिस्टम, जो कि हम लोगों ने पहले पढ़ा है आइडियल केसेस के लिए. तो स्टार्टिंग विद द टॉपिक, अगर हम लोग देखें कि सबसे पहले तो हमारा ये क्वेश्चन है कि हम मल्टी स्टेज वेपर कंप्रेशन सिस्टम क्यों यूज़ करते हैं. तो इसके जो मेन कारण है वो ये है कि अगर हम लोग देखें सिंगल स्टेज कंप्रेशन सिस्टम में, हम लोगों ने देखा था कि अगर हम कंडेंसर प्रेशर को बढ़ाते हैं या इवेपोरेटर प्रेशर को अगर हम लोग घटाते हैं, तो हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है उस साइकिल का, वो हमारा घटने लगता है. तो अगर हमारा परफॉर्मेंस घटने लगा तो एक लिमिट तक ही हम उस इवेपोरेटर प्रेशर को घटा सकते हैं या इवेपोरेटर टेम्परेचर को घटा सकते हैं. तो लेकिन कुछ जगहों पे हमें जो इवेपोरेटर टेम्परेचर चाहिए होता है वो काफ़ी कम चाहिए होता है. जैसे कि अगर हम लोग फ्रोज़न फूड इंडस्ट्रीज़ की बात करें, तो उस केस में हम लोगों को -40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है, ताकि हमारा फूड जो है स्टोर रह सके एक सर्टेन टेम्परेचर पे. या अगर हम केमिकल इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो उसमें यही एवेपोरेटर टेम्परेचर -150 डिग्री सेल्सियस पे रिक्वायर्ड होता है. तो इस केस में क्या होता है कि अगर हम लोग सिंगल सिस्टम यूज़ करें, सिंगल कंप्रेशन सिस्टम, सिंगल स्टेज, तो इस केस में हम लोग देखेंगे कि जो प्रैक्टिकली हमारा जो साइकिल है उसका परफॉर्मेंस काफ़ी कम होगा एंड वी वोंट गेट द रिक्वायर्ड आउटपुट. तो इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा सिस्टम है वो मल्टी स्टेज बनाते हैं, ताकि हमारा जो COP है सिस्टम का वो घटे नहीं. तो इसीलिए अगर हम लोग देखें कि अगर टेम्परेचर लिफ्ट बेसिकली अगर ज़्यादा है, मतलब डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन कंडेंसर एंड इवेपोरेटर अगर बहुत ज़्यादा है, तो इंस्टीड ऑफ यूजिंग सिंगल स्टेज सिस्टम वी यूज़ मल्टी स्टेज सिस्टम, बिकॉज सिंगल स्टेज सिस्टम बिकम इनएफिशिएंट एंड इम्प्रैक्टिकल इन दोज केसेस. तो अगर इसको डिफाइन भी करें तो बेसिकली अगर सिंपली हम लोग कहें तो मल्टी स्टेज सिस्टम ये हो गया कि हमारा जो प्रेशर होगा वो 2 से ज़्यादा पॉइंट्स पे होगा. हमारा जो प्रेशर है, लो साइड प्रेशर बोल लीजिए या उसको इंटरमीडिएट प्रेशर और लोअर प्रेशर बोल लीजिए. तो पहले हम लोग पढ़ते थे केवल 2 प्रेशर पढ़ते थे. आइडियल केसेस में हम पढ़ते थे कंडेंसर प्रेशर और इवेपोरेटर प्रेशर. बट अगर हमारा मल्टी स्टेज सिस्टम है तो हमारा इंटरमीडिएट प्रेशर भी हो सकता है और उससे ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट. तो अगर हम लोग इसका एक और कारण है मल्टी स्टेज वेपर कंप्रेशन सिस्टम यूज़ करने का, एक और कारण है, और वो कारण ये है कि कभी कभी क्या होता है कि सेम रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हमें कोई 2 चीज़ें हैं वो 2 अलग अलग टेम्परेचर पे चाहिए. कि सपोज कीजिए कि एक डेयरी प्लांट रेफ्रिजरेशन है सिस्टम है, तो उसमें हमें अगर मिल्क चाहिए तो मिल्क हमें ठंडा चाहिए बट जमा हुआ नहीं चाहिए, तो वो 2 डिग्री 3 डिग्री सेल्सियस पे हमें चाहिए होगा. लेकिन अगर हम लोगों को आइसक्रीम चाहिए तो आइसक्रीम हमें काफ़ी कम टेम्परेचर पे स्टोर करना पड़ेगा, -30 -20 -25 पे स्टोर करना पड़ेगा, ताकि वो सॉलिड रह पाए. तो उस केसेस में क्या होता है कि हम लोगों को 2 डिफरेंट प्रेशर्स पे इवेपोरेटर अलग अलग प्रेशर पे इंस्टॉल करना होगा. तो इस केस में भी हम लोगों को जो सिस्टम होगा वो मल्टी स्टेज बनाना पड़ेगा. तो अगर हम लोग देखें इन अ शॉर्ट कि हम लोगों को मल्टी स्टेज वेपर कंप्रेशन सिस्टम का रिक्वायरमेंट कब कब है, तो बेसिकली देर आर 2 बेसिक कंडीशंस. पहला हमारा हो गया कि जहाँ पे टेम्परेचर लिफ्ट काफ़ी हाई हो, दैट मीन्स कि हमारा इवेपोरेटर टेम्परेचर काफ़ी कम चाहिए हो हम लोगों को. और दूसरा हमारा हो गया कि डिफरेंट टेम्परेचर्स पे रेफ्रिजरेशन चाहिए, मतलब सपोज कीजिए एक से ज़्यादा टेम्परेचर पे हम लोगों को चीज़ों को स्टोर करना है. तो इस केसेस में हम लोग मल्टी स्टेज वेपर कंप्रेशन सिस्टम यूज़ करते हैं.
तो पहला जो हम लोग डिवाइस यूज़ करते हैं सिस्टम को मल्टी स्टेज बनाने के लिए, तो पहला डिवाइस हमारा फ्लैश चैम्बर है। तो इसको फ्लैश टैंक भी बोलते हैं। अब ये फ्लैश चैम्बर है क्या? होता क्या है कि जब हमें काफ़ी टेम्परेचर डिफरेंस होगा कंडेंसर और इवेपरेटर में, तो जब हमारा वेपर जब जाएगा, आई डील इट विथ अ फिगर, कि ये हमारा जो वीसीआर साइकिल है, अगर हमारा ये कंडेंसर प्रेशर है और यहाँ से जब थ्रॉटलिंग स्टार्ट होगा, तो यहाँ से अगर हमारा थ्रॉटलिंग स्टार्ट हो रहा है सपोज कीजिए, तो इस पॉइंट से जैसे इस पॉइंट पे आया, तो जैसे जैसे अगर हमारा टेम्परेचर घटता जाएगा, इवेपोरेटर टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर लिफ्ट अगर बढ़ता जाएगा, तो अमाउंट ऑफ वेपर विल इंक्रीज, अमाउंट ऑफ वेपर एज वी गो थ्रू द प्रोसेस विल इंक्रीज एंड अमाउंट ऑफ लिक्विड विल डिक्रीज। तो हमारा जो रेफ्रिजरेंट में है वो वेपर का क्वांटिटी ज़्यादा होता चला जाएगा और हमारा लिक्विड का क्वांटिटी कम होता चला जाएगा। तो इवेपोरेटर में जब वेपर और लिक्विड दोनों जाएगा, तो जो हमारा रेफ्रिजरेंट है, बेसिकली द रेफ्रिजरेंट विच इज इन लिक्विड फॉर्म विल बी इफेक्टिव एंड विल बी एब्जॉर्बिंग हीट, और जो पोर्शन हमारा वेपर फॉर्म में है रेफ्रिजरेंट का, दैट वोंट एब्जॉर्ब हीट इफेक्टिवली एज कंपेयर टू द लिक्विड पार्ट, कि जो हमारा वेपर वो तो पहले से वेपर बन चुका है, तो वो उतने अच्छे से हीट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा जितने अच्छे से हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट करेगा। तो जो इनइफेक्टिव जो पार्ट है, यानी कि जो वेपर है, वो हमारा जा तो रहा है इवेपोरेटर में, तो जिसके कारण होता क्या है कि हमारा साइज जो है इवेपोरेटर का वो हम लोगों को बड़ा बनाना होता है। तो वही अगर इनइफेक्टिव पार्ट वेपर अगर हम लोग नहीं निकाल ले पहले ही कहीं, तो हमारा इवेपोरेटर का साइज़ काफ़ी छोटा होगा, जो कि कॉस्ट हम लोगों का काफ़ी सेव करेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि एट अ सर्टेन प्रेशर, मतलब एक इंटरमीडिएट प्रेशर अगर कहीं यहाँ पे है, ये हमारा सपोज कीजिए कंडेंसर प्रेशर है, ये हमारा इवेपोरेटर प्रेशर है, तो कहीं इंटरमीडिएट स्टेज पे हम लोग एक फ्लैश टैंक बेसिकली रहता है, ये प्रेशर वेसल है, तो उस टैंक में हम लोग क्या करेंगे कि उस रेफ्रिजरेंट लिक्विड प्लस वेपर को भेजेंगे एंड वी विल सेपरेट द वेपर फॉर्म फ्रॉम द लिक्विड फॉर्म, और वेपर को हम लोग कंप्रेसर में भेज देंगे और लिक्विड को हम लोग इवेपोरेटर में भेज देंगे। तो इफ़ यू डिफाइन फ्लैश टैंक, देन वी कैन से दैट अ फ्लैश टैंक इज अ प्रेशर वेसल वेयर इन द रेफ्रिजरेंट लिक्विड एंड वेपर आर सेपरेटेड एट एन इंटरमीडिएट प्रेशर। ठीक है, तो इसके फ़ायदे क्या हैं कि इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द इवेपोरेटर। तो ये हमारा बेसिक जो है कि जो हमारा फ्लैश गैस या वेपर बोलिए डेवलप हुआ ड्यूरिंग द थ्रॉटलिंग प्रोसेस, यानी एक्सपेंशन के समय, तो उस फ्लैश गैस को रिमूव करने के लिए, यानी जो वेपर फॉर्म ऑफ रेफ्रिजरेंट है उसको रिमूव करने के लिए वी विल यूज़ फ्लैश टैंक, ताकि हमारा जो है जो हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बोलिए वो बढ़ जाए सिस्टम का। तो इसी चीज़ को अगर हम लोग डायग्राम में देखें, तो ये हमारा कंडेंसर है, कंडेंसर से हमारा जो रेफ्रिजरेंट लिक्विड आया, सबकूल्ड भी हो सकता है, सैचुरेटेड भी हो सकता है, वो जो लिक्विड आएगा दैट वी विल सेंड इन फ्लैश टैंक, और फ्लैश टैंक में क्या है कि जो हम लोग वेपर पार्ट है वो कंप्रेसर में भेजेंगे और जो हमारा लिक्विड पार्ट है वो फिर से थ्रॉटलिंग डिवाइस या एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू इवेपोरेटर को भेजेंगे। इससे होगा क्या, वी कैन सी इट इन पीएच डायग्राम। ये हमारा 6 जो पॉइंट है ये दैट इज़ ऑफ कंडेंसर, ये हमारा कंडेंसर है, और इस पॉइंट से जो 7 पॉइंट है दैट इज़ आवर फ्लैश चैम्बर। अब इस पॉइंट पे वी सेपरेटेड द वेपर एंड लिक्विड, तो जो हमारा वेपर है वो हमारा 3 टू द कंप्रेसर चला गया, और जो बच गया वो केवल लिक्विड बच गया, तो उसका जो स्टेट होगा वो सैचुरेटेड लिक्विड होगा, तो वो हमारा 0.8 चला गया, और इसको हम लोगों ने भेज दिया फिर इवेपोरेटर प्रेशर पे दैट इज़ 0.9। तो अगर पहले के केस में हमारा जो डायरेक्ट एक्सपेंशन होता वो 6 to 9 डेज होता, तो 9 डेज पे आता, लेकिन अब हमारा जो एक्सपेंशन हो रहा है फ्लैश टैंक होने के कारण वो हमारा 9 पे हो रहा है। तो दिस पोर्शन ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट विल इंक्रीज एंड द इफ सिस्टम विल बी बेटर देन द प्रीवियस वन।
तो ये हमारा फ्लैश चैम्बर का यूज़ है, जहाँ पे हम इंटरमीडिएट प्रेशर पे इसको प्रेशर टैंक को इंस्टॉल करते हैं और हम लोग वी सेपरेट द लिक्विड एंड वेपर फ्रॉम इट। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा इंटरकूलर है। तो इंटरकूलर अगर पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इंटरकूलर बेसिकली इज़ अ मैकेनिकल डिवाइस विच वी बेसिकली यूज़ फॉर कूलिंग द कंप्रेस्ड गैस। इससे हम क्या करते हैं कि जो गैस कंप्रेस हुआ तो उसका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ेगा, तो उस टेम्परेचर और प्रेशर को बेसिकली उस टेम्परेचर को कम करते हैं हम लोग एक हीट एक्सचेंजर में विद द हेल्प ऑफ कूलिंग वाटर। तो उसी को हम लोग इंटरकूलर कहते हैं। ये हम लोग बहुत जगह देख सकते हैं लाइव एग्जांपल, जैसे डबल स्टेज एयर कंप्रेसर है या जो भी डबल स्टेज कंप्रेशन होगा तो हमेशा वी विल यूज़ इंटरकूलिंग, ताकि हमारा टेम्परेचर जो है वो घट जाए। तो इसमें क्या होगा कि इंटरकूलर लगाने से जो हमारा कंप्रेशन होता है वो हमारा कंप्रेशन एक स्टेज में नहीं होकर 2 स्टेजेस में होगा, मीन्स डबल स्टेज कंप्रेशन होगा। तो अगर पीवी डायग्राम पे हम लोग देखें तो सपोज कीजिए कि हम लोगों को पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 डैश मतलब P1 और P2 डैश मतलब जो प्रेशर 1 पे है वहाँ से 2 डैश पे जो प्रेशर है उस पर कंप्रेस करना था। तो इंस्टीड ऑफ कंप्रेसिंग इट इन सिंगल स्टेज व्हाट वी डिड, हमने इसको कंप्रेस किया पॉइंट 2 तक, और पॉइंट 2 पे हमारा इंटरकूलर लगा है तो पॉइंट 2 पे कांस्टेंट प्रेशर पे हमने उससे हीट को निकाल लिया। तो जैसे ही हम लोग हीट को निकालेंगे उसका वॉल्यूम घट जाएगा, तो उसका वॉल्यूम घट जाएगा तो हमारा जो आफ्टर इंटरकूलिंग हमारा जो लिक्विड है हमारा जो गैस है वो एट पॉइंट 3 पहुँचेगा, और यहाँ से फिर हम लोग एक नेक्स्ट कंप्रेसर लगा के विल कंप्रेस द गैस टू अ प्रेशर 4 जो कि 2 डैश के बराबर है। ठीक है, तो इस केस में अगर हम लोग देखें एक कि हमारा वर्क डन पे क्या इफेक्ट है, तो अगर हम लोग इसको देखेंगे तो जो हमारा ओपन सिस्टम है उसके लिए वर्क डन अगर हम लोग एरिया अंडर ग्राफ लेते हैं तो वो वाई एक्सिस पे लेते हैं, तो दिस विल बी द एरिया इन द फर्स्ट केस। ये हमारा वर्क डन हो जाएगा टोटल या वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर वी कैन से। लेकिन जब हम लोग डबल स्टेज यूज़ करते हैं तो हमारा जो ये वाला पोर्शन है दैट पोर्शन डजंट काउंट, क्योंकि हमारा प्रोसेस जो है वो यहाँ से यहाँ हो चुका है। तो ये जो वर्क हम लोगों ने सेव किया दैट विल इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ आवर सिस्टम। तो इसीलिए इंटरकूलर लगाने से हमारा जो वर्क इनपुट है बेसिकली दैट विल डिक्रीज टू द कंप्रेसर। अगर हम लोग इसको पीएच डायग्राम पे भी देखें तो उस पर भी हम लोग एब्जॉर्व कर सकते हैं ये चीज़। अगर हम लोग वर्क डन देखें तो वर्क डन इज नथिंग बट माइनस VdP। तो इसको अगर हम लोग एक्सपैंड करेंगे तो विल गेट दिस इक्वेशन, और इसमें हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग सर्टेन प्रेशर रेशियो के लिए ओनली दिस इज अ वेरिएबल दैट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो हमारा अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम घटेगा मीन्स वर्क डन घट रहा है, और अगर बढ़ेगा तो हमारा वर्क डन बढ़ रहा है। तो सिंपल सा चीज़ है कि अगर हमारा टेम्परेचर इंटरकूलर में कम हो रहा है तो जैसे ही टेम्परेचर घटेगा वैसे ही कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम भी घट जाएगा। तो जैसे ही वॉल्यूम घटेगा तो वैसे ही वर्क डन हमारा घट जाएगा। तो इंटरकूलर लगाने से हमारा फ़ायदा यही है कि वर्क डन विल बी डिक्रीज्ड, जिससे हमारा COP ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज। तो इंटरकूलिंग जो हम लोग बेसिकली पहले पढ़ते थे वो बेसिकली वाटर कूल्ड हीट एक्सचेंजर है, और इस केस में हम लोग 2 तरीके से इंटरकूलिंग करा सकते हैं। तो पहला जो तरीका है वो तो एक तरीका हो गया हमारा कि हम लोग वाटर कूल्ड हीट एक्सचेंजर लगा दिए। उस हीट एक्सचेंजर में एक पाइप में हमारा वाटर फ्लो करेगा, कूल्ड वाटर, और हमारा जो गैस है बाकी एरिया में सर्कुलेट करेगा, और उस गैस का टेम्परेचर जो है अब्जॉर्ब करेगा वाटर, और हमारा गैस का टेम्परेचर घट जाएगा। तो पहला तो प्रिंसिपल ये हो गया। दूसरा हम लोग एक और काम कर सकते हैं कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट है उससे भी हम लोग कूलिंग करा सकते हैं। तो ऐसा हम लोग क्यों कराते हैं, इसका एक कारण ये है कि अगर हम लोग वाटर यूज़ करें टेम्परेचर कम कराने के लिए तो जनरली रेफ्रिजरेशन डिवाइसेस में जो हम लोगों का टेम्परेचर रहता है वो माइनस में रहता है। तो आपको जो वाटर सर्कुलेट कराएंगे तो उतना कोल्ड वाटर सर्कुलेट कराना काइंड ऑफ नॉट फिजिबल, नॉट पॉसिबल, और वो वाटर आपका हीट एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाएगा। तो इसी कारण से रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा
एक कंप्रेसर से, लोअर स्टेज कंप्रेसर से जो है हम लोग क्या करते हैं कि वो फ्लैश टैंक में भेजते हैं। तो फ्लैश टैंक में जो रेफ्रिजरेंट रहता है दैट पार्ट विल एब्जॉर्ब द हीट एंड डू द इंटरकूलिंग प्रोसेस, और तब वहाँ से फिर हम लोग दूसरे कंप्रेसर में भेजते हैं। पहले क्या हो रहा था कि हम लोग लो स्टेज कंप्रेसर से हीट एक्सचेंजर में भेजते थे, यहाँ पे कूलिंग वाटर सर्कुलेट हो रहा है, दैट इज़ वाटर इन एंड वाटर आउट, और वहाँ से फिर सेकेंड स्टेज या हायर स्टेज कंप्रेसर पे भेज दिए। तो ये दो तरीके से हम लोग इंटरकूलिंग करा सकते हैं। तो रेफ्रिजरेशन के केसेस में बेसिकली दिस वन इज़ मोर यूजफुल देन द वाटर कूल्ड हीट एक्सचेंजर। वही चीज़ यहाँ स्टेटमेंट में भी लिखा है कि इंटरकूलिंग ऑफ द वेपर मे बी अचीव्ड यूजिंग आइदर वाटर कूल्ड हीट एक्सचेंजर और बाय द रेफ्रिजरेंट इन द फ्लैश टैंक। तो इंटरकूलिंग मे नॉट ऑलवेज बी पॉसिबल यूजिंग वाटर कूल्ड हीट एक्सचेंजर, क्योंकि आपका जो सब उतना कोल्ड वाटर है वो अवेलेबल है कि नहीं, दैट विल बी डिफिकल्ट। एंड नेक्स्ट टॉपिक विल सी कि मल्टी स्टेज अगर सिस्टम है हमारा, उसमें अगर हम लोगों ने दोनों डिवाइसेस इंस्टॉल कर दिए, हमारा जो फ्लैश गैस रिमूवल यानी फ्लैश टैंक है और दूसरा हमारा इंटरकूलिंग भी, तो इसमें क्या है कि दो स्टेज वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम हो जाएगा, जहाँ पे हमारा फ्लैश गैस रिमूवल भी लगा है और इंटरकूलर भी लगा है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें अगर देखें तो हमारा जो इवेपोरेटर है, बेसिकली इवेपोरेटर से हमारा जो रेफ्रिजरेंट है दैट विल गो इनटू द कंप्रेसर, और कंप्रेसर से हमारा कहाँ जाएगा, वाटर इंटरकूलर में जाएगा। यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा उस रेफ्रिजरेंट का, और इस वाटर इंटरकूलर से ये चला जाएगा फ्लैश चैम्बर में। तो फ्लैश चैम्बर में दैट विल बी अगेन इट विल बी इंटरकूल्ड, और वहाँ से ये सेकेंड स्टेज कंप्रेसर पे चला जाएगा, और सेकेंड स्टेज कंप्रेसर पे जाएगा, और आफ्टर द कंप्रेशन ये कंडेंसर में जाएगा, जहाँ पे ये सब कूल्ड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और वहाँ से फिर ये एक्सपेंशन होना शुरू होगा। तो बीच में हम लोगों ने फ्लैश टैंक इंस्टॉल करा रखा है, तो फ्लैश टैंक में जाएगा, और फ्लैश टैंक में जो वेपर और लिक्विड है वो सेपरेट हो जाएगा। द लिक्विड विल गो इनटू द इवेपोरेटर अगेन एंड द वेपर विल गो इनटू द कंप्रेसर अगेन। तो दिस इज द थिंग अबाउट मल्टी स्टेज सिस्टम विथ फ्लैश गैस रिमूवल एंड इंटरकूलिंग। अगर इसी को ग्राफ में हम लोग देखें तो ग्राफ में भी हम लोग इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये डायग्राम पिछला वाला ही है। अगर ग्राफ में हम लोग देखें कि यहाँ पे 1 से 2 हमारा क्या हुआ, कंप्रेशन हुआ, 3 से 4 जो है हमारा इंटर कूलर लगा है, और 4 से फिर 5 कंप्रेशन हो गया, और 5 से 6 हमारा कंडेंसर हो गया, और 6 से 7 हमारा एक्सपेंशन हुआ, जहाँ पे 7.7 पे मतलब इस प्रेशर पे हमारा फ्लैश टैंक है, और फ्लैश टैंक से फिर तो हमारा वेपर जो है ये तो हमारा 0.4 पे चला गया, जहाँ पे ये फिर से कंप्रेस हो जाएगा, और हमारा जो लिक्विड पार्ट है दैट विल गो इनटू द इवेपोरेटर प्रेशर, गो एट द इवेपोरेटर प्रेशर टू द 0.9। एंड अगर इसमें देखें तो जो पहले एक्सपेंशन होता वो यहाँ होता, सपोज कीजिए 9 डैश पे, तो दिस पोर्शन विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ द फ्लैश टैंक। अगर COP हमारा निकालना है तो दैट विल बी द QE बाई टोटल वर्क इनपुट। तो हमारा वर्क इनपुट इस केस में 2 हो जाएगा, ये 2 कंप्रेसर है क्योंकि ये 2 से 1 एंड 4 से 5, तो दैट इज़ 4 to 5 एंड 2 से 1, बट द मास फ्लो रेट विल चेंज। 1 से 2 अगर मास फ्लो रेट M1 है तो M2 यहाँ पे हमारा बढ़ जाएगा, बिकॉज देयर इज सम वेपर ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द फ्लैश टैंक, तो दैट विल बी द केस। तो इस तरह से हम लोग COP भी सिस्टम का निकाल सकते हैं। तो एडवांटेज क्या है, अगर हम लोग देखें कि मल्टी स्टेज कंप्रेशन सिस्टम का एडवांटेज क्या है। पहला एडवांटेज तो ये है कि अगर हम लोग देखें तो हमारा क्वालिटी ऑफ रेफ्रिजरेंट एंटरिंग द इवेपोरेटर दैट विल डिक्रीज, क्वालिटी डिक्रीज करेगा, मीन्स द लिक्विड पार्ट विल इंक्रीज। अब लिक्विड पार्ट इंक्रीज करेगा तो देयर विल बी अ बेटर रेफ्रिजरेशन इन द इवेपोरेटर। दूसरा हमारा थ्रॉटलिंग लॉसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो बीच में हमारा फ्लैश टैंक लगा है और फिर फ्लैश टैंक से हम एक्सपेंशन डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, तो थ्रॉटलिंग लॉसेस कम हो जाएंगे। तीसरा हमारा है कि अगर हम लोग देखें तो कंप्रेशन हमारा 2 स्टेजेस में हो रहा है, तो अगर हम लोग कंप्रेसर का वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी देखें तो दैट विल बी 1 + C - C P हायर बाई P लोअर टू द पावर 1/n। पहले क्या है, जब एक स्टेज कंप्रेशन होता था तो ये बहुत ज़्यादा होगा,
तो सेकेंड केस में क्या है कि 2 स्टेज में कंप्रेशन हो रहा है, तो दिस रेशियो विल डिक्रीज। तो जैसे ही ये रेशियो डिक्रीज करेगा वैसे ही ये टोटल इंक्रीज करेगा, तो सो द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी विल बी इंक्रीज। और आखिरी जो है हमारा पॉइंट है कि कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर हमारा घट जाएगा, क्योंकि पहले इंटरकूलिंग हम बीच में करा रहे हैं, तो सेम प्रेशर पे पहुंचने के लिए हमारा टेम्परेचर ऑफ द कंप्रेसर विल बी रिड्यूस्ड, जिससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो कंप्रेसर का लाइफ है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, बिकॉज इसको काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर का वेपर नहीं हैंडल करना होगा। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मल्टी स्टेज कंप्रेशन सिस्टम विथ फ्लैश टैंक एंड इंटरकूलर। थैंक यू वेरी मच।